नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हिसार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस को खरी खरी, सत्ता के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाने पर साधा निशाना। कहा, अगर वास्तविक चिंता है तो किसी मुस्लिम को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती कांग्रेस। हिसार से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। यमुनानगर से भी हरियाणा को कई विकास परियोजनाओं की सौगात। अमित शाह ने अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन में दोहराई न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक बनाने की प्रतिबद्धता। फॉरेंसिक साइंस को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनाने पर जोर। ममता सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में फिर भड़की हिंसा। भाजपा ने लगाया तुष्टीकरण और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप। सुगान मजूमदार ने राज्य में हिंदुओं के पलायन को लेकर राज्यपाल को लिखा पत्र। और देश भर में मनाई गई संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि में भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में उमड़े लोग। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोमवार का दिन हरियाणा के लोगों के लिए विकास की सौगात लेकर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के यमुनानगर और हिसार का दौरा किया और राज्य को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। यमुनानगर में पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा साहेब अंबेडकर को उनकी जयंती पर नमन के साथ की। हरियाणा को विकास परियोजनाओं का उपहार देने यमुनानगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने अंबेडकर जयंती पर ऊर्जा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रा निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीएम ने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखी। ये इकाई 233 एकड़ में फैली होगी और इसके निर्माण पर लगभग 8,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम ने यमुनानगर के मुकरबपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास किया। 2600 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला ये संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करते हुए प्रभावी जैविक अपशिष्ट प्रबंधन में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का शुभारंभ किया। इससे रेवाड़ी शहर की भीड़भाड़ में कमी के साथ साथ दिल्ली नारनौल की यात्रा का समय करीब 1 घंटा कम हो गया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि वंचितों के सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब ने औद्योगिक विकास की जो जरूरत बताई थी, उस दिशा में आज सरकार तेजी से काम कर रही है। पीएम ने एमएसएमई के विकास और किसानों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास गिनाए। प्रगति के सफर में बिजली के महत्व को रेखांकित करते हुए पीएम ने कहा, आज भारत दूसरे देशों को बिजली निर्यात कर रहा है, जबकि कांग्रेस के दौर में हालात कुछ और थे। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता।
पीएम ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद भाजपा तेजी से अपने वादे पूरे कर रही है। वहीं कांग्रेस अपने राज्यों में जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में शंकरन नायर जी को याद किया, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरकारी पद छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की कानूनी लड़ाई लड़ने से जुड़े उनके संघर्ष को नमन किया। यमुनानगर से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साधारण लोगों तक हवाई यात्रा की पहुंच बनाने का सपना देखा था। हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठ सके, इस ध्येय वाक्य के साथ शुरू हुई उड़ान योजना अब सचमुच आम लोगों की हसरतें पूरी करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा के हिसार में अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। हिसार से अयोध्या की उड़ान सप्ताह में 2 बार होगी, जबकि जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3 उड़ानों को निर्धारित किया गया है। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। हवाई यात्रा को सुरक्षित, किफायती और सर्वसुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी और इसकी लागत 410 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। इसमें एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार एक ओर आधुनिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है, तो दूसरी ओर गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई। अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास भी हुआ है। ये शुरुआत हरियाणा की आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की उड़ान है। मैं हरियाणा के लोगों को इस नई शुरुआत के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं।
और हिसार में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने पूरे रंग में नजर आए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति से लेकर महज सत्ता पाने के लिए संविधान को बार बार अपमानित करने का मुद्दा प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने उठाया। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस सच्चे दिल से मुसलमानों का भला चाहती है तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष मुसलमान को क्यों नहीं बनाती। वक्फ कानून पर कांग्रेस के विरोध पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ अगर सचमुच समाज कल्याण के काम करता तो देश का मुसलमान नौजवान आज पंक्चर ना बना रहा होता। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रही। उन्होंने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस को बाबा साहेब को अपमानित करने का आरोप लगाया और कहा कि बाबा साहेब समाज में समानता लाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को गरिमा का जीवन दिया, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहेब के सपने को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब SC, ST, OBC के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने संसद से अभी हाल ही में पारित वक्फ कानून का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर 2013 में पारित कानून को बाबा साहेब के संविधान से ऊपर होने का आरोप लगाया। वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की सगी है और वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय से अध्यक्ष बनाने और 50% टिकट मुस्लिमों को देने की चुनौती दी। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फायदा हुआ और ये माफिया इस कानून के जरिए
गरीबों की जमीन लूट रहे थे। प्रधानमंत्री ने हिसार में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वक्फ बिल पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ काम करती रही है। उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हिसार। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा यात्रा के दौरान आज एक दिल को छू लेने वाला लम्हा सामने आया। प्रधानमंत्री यमुनानगर में कैथल के रामपाल कश्यप से मिले। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले प्रण लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और वो पीएम से नहीं मिल लेते तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात करके उनकी इच्छा पूरी की और इसके बाद रामपाल कश्यप ने जूते पहने। पीएम ने इस मुलाकात के लम्हों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण लेने की बजाय किसी सामाजिक अथवा देशहित के कार्य का प्रण लें। ठीक से आ गया। हाँ। चलिए, जूते पहनते रहना है। मैंने सबसे अभी निकाल दिया, आपके तक समझ आएंगे। पक्का था आपके बर्थडे। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने की अपील की है। सुकांत ने पीड़ितों के साथ हुई अपनी मुलाकात को भी चिट्ठी में साझा किया है। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि पीड़ित हिंदू परिवारों को धर्मांतरण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंदू महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। सुकांत ने राज्यपाल से जल्द इस विषय पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। और मुर्शिदाबाद हिंसा के कारण स्थानीय हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। हिंसा के शिकार लोग आप बीती बता रहे हैं, लेकिन ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम कह रहे हैं कि बंगाल सुरक्षित है। जो लोग पलायन कर रहे हैं वो बंगाल के ही एक जिले से निकलकर दूसरे जिले में गए हैं, कोई बंगाल से बाहर नहीं गया। फिरहाद हकीम के विवादास्पद बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी नेता पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि फिरहाद को पीटकर उसके घर से भगा दिया जाए और उसे दूसरे स्थानों पर शरण लेना पड़े, क्या तब भी वो यही कहेंगे? बंगाल की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, स्पेशली मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में जहाँ पे डेमोग्राफी थोड़ा भारत के बाकी हिस्सों से थोड़ा अंतर है। जहाँ पे डेमोग्राफी की वहाँ पे ऐसी स्थिति है, और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं इस बयान से ही आप समझ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर और कलकत्ता के मेयर अगर ऐसे बोलते हैं कि एक जगह से अपना घर छोड़ के लोग दूसरी जगह में चले गए, रिफ्यूजी बन गए और ये सेफ लग रहा है उनको, तो आज मैं उनको बोलता हूँ अगर कल उनके आजू बाजू के लोगों को अगर पीट कर अपने घर से निकाल दे और दूसरी जगह पे उनको शरण लेना पड़े तो उनको कैसे लगेगा, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने विवादास्पद बयान दिया है और इस पर सुकांत मजूमदार ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और अभिषेक बनर्जी हिंदुओं के ऊपर जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी हो या दूसरे कोई नेता हो, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हो, इनको थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में जिस इलाके में ये दंगा हो रही है, तो ये दंगा जहाँ पे हो रही है वहाँ पे 20% से भी कम हिंदू पॉपुलेशन है, तो बीजेपी वहाँ पे कैसे हो सकती है, बीजेपी कैसे करा सकती है? एक तो प्रूफ देंगे आप बीजेपी के ऊपर, आप भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के ऊपर जिनका 15 करोड़ लगभग 12 से 13 करोड़ आपका जिनका सदस्य है, अब उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक प्रूफ आप दीजिए।
किसी बीजेपी नेता का इन्वॉल्व है, वहाँ पे बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी का ना एक पंचायत का मेंबर है, ना बीजेपी का कोई जिला परिषद का सदस्य है, सारे तृणमूल के हैं और कांग्रेस के हैं, जो एक दो बचा कुचा कांग्रेस के। तो इस तरीके का बयान ओछी बयान है और हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने का काम तृणमूल कांग्रेस के लीडर अभिषेक बनर्जी और दिग्विजय सिंह जैसे लोग करते हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी का गठन करे। याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य के विभिन्न हिस्सों की हो रही राजनीतिक हिंसा के बारे में स्पष्टीकरण मांगने की भी कोर्ट से मांग की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा है कि कांग्रेस मुसलमानों को भड़काकर अपनी राजनीति कर रही है। नए वक्फ कानून से देश का सभी मुसलमान खुश है। के नाम पर लूट की छूट मिली, चाहे वो मुतवल्ली हो या वक्फ बोर्ड के अंदर जो अधिकारी थे, उन्होंने वक्फ की जायदाद को खुर्द-बुर्द किया। अब जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, इससे गरीब मुसलमान का, पसमानदा मुसलमान का, महिला का, विधवा का, सबका फ़ायदा होने वाला है। इसमें कहीं से भी मुस्लिम भाइयों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। 1 इंच भी ज़मीन न मस्जिद की, न दरगाह की, न कब्रिस्तान की, न खानका की जाने वाली है। लेकिन कुछ लोग हैं वो पूरे देश में मुस्लिम समाज को भड़काने का ठेका लिए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम जिस तरह से खेल कर रहा है, उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे। और वक्फ कानून पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि जो लोग वक्फ कानून पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, उनके बच्चे आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों का सहारा लेकर मुसलमानों में भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है। जो लोग ये वक्फ संशोधन के ऊपर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनसे मुसलमान एक ही सवाल करें कि आपके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं। आप वो भी आंदोलन कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपको अधिकार है, अपनी बात कह सकते हैं, मगर आप उसका वायलेंस का सहारा लें और गरीब लोगों को लाके खड़ा कर दें कि तुम्हारी मस्जिदों पर कब्जे किए जा रहे हैं, तुम्हारी दरगाहों पर कब्जे किए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तानों पर कब्जे किए जाएंगे। ये निराधार प्रचार गलत है। और वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम का आम मुसलमान खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज अब खुलकर इस कानून के समर्थन में आगे आ रहा है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम जनता ने और इस कानून का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे खास तौर पर गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि अब पुराने वक्फ कानून के नाम पर उनकी जमीन लूटने पर भी लगाम लगेगी। सरकार ये जो बिल लेके आई है मुस्लिमों के और वक्फ के बोर्ड के लिए, ये आम मुसलमानों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अभी तक इस पे आम मुसलमानों को कोई भी बेनिफिट नहीं था। जो भी बड़े बड़े लोग थे, जो भूमाफिया थे, आजकल यही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का लाभ उठा रहे थे। गरीब मुसलमानों को आज तक किसी चीज़ में इसका लाभ कभी नहीं मिला, ना कि कब्रिस्तानों में, मदरसों में, मस्जिदों में। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल ऐसा हुकूमत हिंद लाई है, जो मोदी सरकार जिसको कहें, कि जिससे पसमानदा समाज का बहुत भला होगा। जैसे बहुत से ऐसे गरीब, मिस्कीन, यतीम जिनको आज तक हुकूमत ने, दूसरी हुकूमतों ने उनका कहीं कोई वो नहीं करा, आज उस कमेटियों में मेंबर बनेंगे। कुछ खवातीन जो हैं वो भी मेंबर बनेंगी और तमाम चीज़ों में, यानी ये सब झूठ के जो मुखालफीन लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, ये लोगों को बलगलाने काम कर रही हैं। सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है, देश को इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, इस बिल का दुरुपयोग कांग्रेस की सरकार ने किया और उसको आज संशोधन कर कर एक अच्छा बिल सरकार लाई है। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार आज तक जितनी भी योजनाएं लाई है, जैसे ये वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसी तरह से सरकार और भी बहुत सारे बिल लाई है जो लोगों के हित में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई कानून अभी तक सरकार ने जो भी पिछले मतलब उसमें किया है, किसी से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो मुझे एक बार यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो गरीब गुरबा मुसलमान है, उनको अभी तक वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। जब ये सरकार ये वक्फ बिल लाई है, तब तो उन लोगों को पता लगा कि वक्फ भी कोई चीज़ होती है।
और गुजरात के तापी में भी वक्फ कानून के समर्थन में इकबाल कड़ीवाला ने कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान नहीं है। इससे वक्फ की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने में मदद मिलेगी और वक्फ का पूरा ब्यौरा रखा जा सकेगा। ये जो बिल है कोई मुस्लिम धर्म को नुकसान नहीं कर रहा है। बिल जो वक्फ यानी दान, जो जगहें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जगहें मिलकतें हैं, एक ज़माने में किसी ने दान किया, वो तो 1400 साल से चाली हुई परंपरा है। मगर जो वहाँ पे जिन्होंने कब्जा ले रखा है, इनसे ये बिल से एक कंट्रोल होगा, एक हिसाब होगा, उसकी रेगुलेटरी होगी, कलेक्टर उसका मुखिया होगा और उसका हिसाब किताब होगा और गरीब लोगों को ये बेनिफिट होने वाला है। वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है। और वहीं गुजरात के लोगों ने भी वक्फ संशोधन कानून को देश हित में बताया है और कहा है कि इससे मुस्लिम समुदाय को काफी फायदा होगा। इस बिल से मुसलमानों को फायदा होने वाला है, पूरे देश के मुसलमानों को। जो बिल पास हुआ इसका समर्थन करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये सरकार हड़प कर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पहले की सरकारों ने, पहले के लोगों ने वक्फ की जमीन, आप देखो कब्रिस्तान के ऊपर बुलडोजर फिरा के अपार्टमेंट बना दी, दुकानें बना दी। मैं हिंदुस्तान के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ से किसी को कोई वक्फ बिल जो पसार हुआ है, इसी वजह से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिमों को उस पर तो खुश होना चाहिए। और वहीं गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन हाजी इकबाल सैयद ने वक्फ बिल का स्वागत करते हुए कहा है कि वक्फ की बहुत सारी मिलकतें बिक चुकी हैं। ट्रस्ट चलाने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वक्फ की मिलकतों को खत्म करने का काम किया है। इसे बहुत अच्छा हुआ ही है, क्योंकि हमारे वक्फ की बहुत सारी मिलकतें बिक चुकी है। बहुत सारी मिलकतें जो रेलवे के बाद वक्फ का नंबर आता है मिलकतों में, और जो एनजीओ जो ट्रस्ट चलाते हैं उन लोगों ने वक्फ की मिलकतें ख़त्म कर दी है। हाँ, इन्होंने भाई लोगों को जगह बेच डाली है 90 वर्ष के भाड़े पेटे पे, और ये हकीकत में जो सरकार कर रही है उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुंबई के लोगों में काफ़ी खुशी है। मुंबई के स्थानीय लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को देश के हित में बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय को काफ़ी फायदा होगा। अमेंडमेंट बिल अपने संसद ने पास किया, उसका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल से जो आम मुस्लिम जनता है, उस आम मुस्लिम जनता को इसका फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले क्या था कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास वक्फ बोर्ड की ताकत थी, उसका वो गैर वापर कर रहे थे, मिसयूज़ कर रहे थे। तो ये मिसयूज़ आज से बंद होगा और आम मुस्लिम जनता जो है उनके लिए अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुलेंगे, अच्छे अच्छे अस्पताल खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, बहुत सारे कॉलेज होंगे। उससे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए इस वक्फ बिल का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। पिछले 60, 65, 70 साल में आप देख लो, किसी भी मुसलमान को वक्फ बोर्ड की तरफ से 1 रुपये का भी फ़ायदा हुआ नहीं है। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, ना कोई बेनिफिट, ना उसको कोई सोशल एक्टिविटी हुई है। अब तक की जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को एक पर्दे के पीछे रखा, उनको मिसगाइड किया। वक्फ बोर्ड आपकी है लेकिन आपको इसका फ़ायदा नहीं मालूम और ना उन्होंने कभी बताया। अब ये नया जो अमेंडमेंट बिल आया है वक्फ बोर्ड का, इस पर मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आज जो हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, इसमें से अगर कुछ स्कूल वगैरह बनती है तो उसका बेनिफिट मिलेगा। नए वक्फ कानून से देश के मुसलमानों को बहुत ही बड़ा लाभ होगा। इस कानून से जो वक्फ माफिया हैं, जिस तरह से उन्होंने लूट खसोट कर वक्फ की ज़मीनों को अपने फ़ायदे के लिए कब्ज़ा कर अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब इनकी इस दबंगई पर और लूट खसोट पर ताला तो लगेगा ही, साथ ही उन संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और हॉस्पिटल बनाकर आम मुसलमानों के लिए उसका फ़ायदा कैसे हो इसका वो ध्यान दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो देश हित में है, आम जनता के हित में है, इस पर काम किया है। ये बिल भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये कुछ लोग इस बिल
इस कानून के आने के बाद हाहाकार मचा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। और वहीं वक्फ कानून पर केरल में मुनम्बम समारा समिति के सदस्य फिलिप जोसेफ ने कहा है कि इस कानून में किए गए संशोधन का सीधा लाभ उन्हें मिलेगा। इसके लिए वो केंद्र सरकार के आभारी हैं। The new amendment is very useful for us, and we have read about, we have completely gone through it. We know how they have solved our problem, but the opposition and especially the opposition in Kerala says that there is no effect with this new law. But we know what is happening, because we know, we have studied for the past 2.5 years. We were behind this case, so we know what is going to come, and we are very well happy to receive the central government, and we are thankful for them. और वहीं मुनम्बम समारा समिति के एक अन्य सदस्य मोहन दास ने भी वक्फ कानून में किए गए बदलाव के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि केरल सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब हमें एक नई उम्मीद की किरण मिली है। नया बिल अमेंडमेंट आया ना, वो मुनम्बम प्रॉब्लम को बहुत हेल्प करेगा। क्यों? नया बिल में उन लोग सेक्शन 2 में एक चेंज लेके आया। वो चेंज हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। एलडीएफ का ये हम लोग को सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग कैसा इससे बचेगा? बचने के कोई रास्ता नहीं। इसके लिए हम लोग कभी भी उन लोगों के बारे में बोल रहे, ये हम लोग को हेल्प करो है, तो भी हेल्प कुछ मिलते नहीं। भाजपा मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि इस संशोधन बिल से भ्रष्टाचार युग का अंत हुआ है। इससे गरीब मुसलमान को लाभ मिलेगा। संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली हैं। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं। गुजरात के गोधरा और भरूच में भी मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि बिल पसमानदा गरीबों और मुस्लिम महिलाओं के लिए लाभदायक होगा। में जो अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, हम उसका समर्थन करते हैं और इस बिल से मुसलमानों को फायदा होने वाला है, पूरे देश के मुसलमानों को। और जो इस बिल से आवक होगी, ये मुस्लिम समाज के फायदे के लिए उपयोग की जाएगी। वक्फ बिल क्या जो मंजूर हुआ है लोकसभा में, उसके अंदर मेरा तो खुद का मानना है, मैं तो देखा हूँ और मैंने वक्फ बोर्ड गुजरात में मुख्यमंत्री केशुभाई को कह के बनवाया था, तो मैं देखा है ना, मोड़ासा में कब्रिस्तान की जमीनों पर बुलडोजर फिरा के अपार्टमेंट बनाए। और ये बिल के अंदर मेरा तो टेका है, मैं इसको टेका देता हूँ और आने वाले दिन में लोग खुश हो गए। मैं सच्चा मुसलमान हूँ कि ये वक्फों की जमीन जो बेचाती थी, भाड़े की देखो 30 रुपया भाड़ा था, जो आज वो 25 हजार भाड़े की दुकान है, आज 30 रुपए की भाड़े की, उसमें फायदा हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। और लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में रात करीब 10 बजे आग लग गई। आग की घटना के बाद अस्पताल से मरीजों को केजीएमयू और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 से 3 गंभीर मरीजों को केजीएमयू के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन पर अधिकारियों से हालात का जायजा लिया और हालात से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। धुआं देखा गया, उसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तत्काल मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया। लगभग 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है और जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया है कि सभी मरीजों को निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भेज दिया गया है। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लोग
बंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना थी। उसके पश्चात तत्काल ही फायर ब्रिगेड को यहाँ पे लगाया गया और लगा के जितने भी हमारे मरीज थे यहाँ पे उनको इवैक्यूएट किया गया और इवैक्यूएट कर उनको निकटस्थ अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी के भी इंजर्ड होने की सूचना नहीं है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नई दिल्ली में आईसीसी विमानन और पर्यटन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। ये सम्मेलन दुनिया भर की एयरलाइनों, हवाई अड्डों और विमानन हितधारकों को हवाई सेवाओं और वैश्विक आर्थिक विकास के निर्माण में एक साथ लाने का मंच है। इस दौरान कार्यक्रम में पर्यटन को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पूर्व पर्यटन सचिव अरविंद सिंह और एयर इंडिया के पूर्व सीएमडी अश्विनी लोहानी सहित अन्य सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम पुरस्कार दिए गए। नागर विमानन मंत्रालय में सचिव वुमलुन वोलवन ने कहा है कि मंत्रालय उड़ान 2.0 योजना के तहत दोगुने लक्ष्य प्राप्त करने की ओर तेजी से प्रयास कर रहा है। The modified Udan scheme would go on for another further 10 years, and in fact a very ambitious target has also been set that 120 new destinations would be connected. So whatever has been achieved till now, the Udan has connected about 88 airports which were unserved before the scheme started. From our side in civil aviation, we have been set a target of carrying by air another 4 crore people, and this is not counting the commercial travelers. और वहीं पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव सुमन बिल्ला ने कहा है कि मंत्रालय का जोर प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक देश की जीडीपी में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी को 10% तक लाना है और इसके लिए 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित करने सहित कई ऐतिहासिक पहलों की घोषणा की गई। Today, tourism contributes 5.04% to the national GDP. But on an average for a country like India, the average should be somewhere around 10%. So we are hugely under utilized on the potential of what tourism can offer. So one of the things that we have decided, and the Honorable Prime Minister has said it a couple of months ago, is that he has said in the next 10 years we must aspire to double the contribution of the tourism sector to the GDP, take it from the current 5% to 10%. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के एकता नगर का दौरा उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने एकता नगर में बन रही पर्यटन सुविधाओं का जायजा लिया। क्षेत्र में होटल, स्मार्ट बस स्टॉप, दुकानें, फूड कोर्ट, उद्यान और मनोरंजन स्थल आदि का निर्माण तेजी से हो रहा है। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने गुजरात के मियावाकी वन का भी दौरा किया। विदेश मंत्री ने मियावाकी वन के सौंदर्य और पारिस्थितिकी की भी सराहना की। दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच द्वारा पसमानदा मुस्लिम संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस संवाद में विभिन्न समुदायों के बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रहित में चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और सुलभ बनाना था। लगभग 7 लाख करोड़ का जो हमारा खर्चा केवल चुनाव पर हो रहा है पूरे देश के अंदर, एक बार चुनाव होने से इस सारी व्यवस्था से हमको थोड़ा मुक्ति मिलेगी और एक देश का बहुत बड़ा पैसा हम देश के विकास के काम में लगा पाएंगे। जो अनावश्यक हमारा समय, पैसा, एनर्जी, ब्रेन, टाइम खराब करने वाले ऐसे सारे स्पीड ब्रेकर्स को हमें हटाना पड़ेगा। ये सारे स्पीड ब्रेकर हटाने पड़ेंगे। उसमें एक स्पीड ब्रेकर है वन नेशन वन इलेक्शन। इसलिए एक बार चुनाव कराने से केवल आर्थिक विषय नहीं, देश की प्रगति के लिए भी और इन सब बातों के लिए आज एक साथ अगर चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से उसका एक लाभ हम सबको मिलेगा और देश में इसका एक सकारात्मक प्रभाव स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा।
राष्ट्र निर्माण और सतत विकास की दिशा में भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। सेना और फाउंडेशन ने कश्मीर की करनाह घाटी में नियंत्रण रेखा पर स्थित सिमारी गांव को पहली बार सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया है। खास बात यह है कि इस गांव में ही देश का पहला मतदान केंद्र स्थित है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कश्मीर की दुर्गम करनाह घाटी में स्थित सीमावर्ती गांव सिमरी। इस गांव का देश के लोकतंत्र में खास स्थान है। देश का पहला मतदान केंद्र भी इसी गांव में है। इतना खास होने के बावजूद इस गांव की पहचान अब तक इसकी दुर्गमता और अंधेरे से थी, लेकिन सेना की मदद से यहां एक बड़ा परिवर्तन आया है। भारतीय सेना के चिनार कोर ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत पुणे स्थित असीम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान तैयार किया जिससे न केवल घरों को रोशन किया बल्कि जिंदगियों को भी बदल डाला। सेना ने इस गांव को 4 सौर ऊर्जा क्लस्टरों में बांटकर उन्नत सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी बैंक लगाए, जिससे अब इस गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई रहती है। उनको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिले और बेसिक उनके इक्विपमेंट पढ़ाई के लिए जो स्पेशली बच्चों के लिए या यूथ एम्पावरमेंट के लिए चाहिए, उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से कर सके बिना किसी मुश्किल के। ये एक बहुत बड़ी स्टेप है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना और असीम फाउंडेशन ने गांव तक सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन भी मुहैया कराया है। एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ ग्रामीणों को डबल बर्नर वाला चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर भी उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ कम्प्लीटली 4 सोलर माइक्रो सोलर ग्रिड्स लग चुके हैं, उसी के साथ एलपीजी कनेक्शन आया है और ये आगाज है। हम कोशिश करेंगे कि सिमारी जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी को अब हम पहला ग्रीन विलेज बनाएं। गांव के बच्चों को पहले टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होने से न सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के लिए सहूलियत मिली है बल्कि ग्रामीणों की कई अन्य समस्याएं भी हल हुई हैं। यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी। इंडियन आर्मी ने यहाँ सोलर प्लांट लगाया है पूरी सिमारी में, तो बहुत फायदा हुआ। हम दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं। हमें गैस सिलेंडर दिए सर आर्मी ने फ्री में। हम जंगल से लकड़ी लाते थे सर और चूल्हा जला के पका के अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, लेकिन सर अभी हमें वो दिक्कत भी खत्म हो गई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस गांव में लगाई गई ये परियोजना मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित कर्नल संतोष महाडिक को समर्पित है। कर्नल महाडिक ने 17 नवंबर 2015 को कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति उनके प्रेम और निर्भीक नेतृत्व के लिए उन्हें आज भी सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर जल्द ही रेल दौड़ेगी। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और इस पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से 5 गुना है और ये कश्मीर घाटी को रेल मार्ग से देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ेगा। सुरक्षा के नजरिए से भी ये पुल अत्याधुनिक तकनीक की मिसाल है जो रेक्टर स्केल पर 8 तीव्रता के भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। ये रेल चले, यह ख्वाहिश हर भारतीय की है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी महत्व दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ। नतीजन 272 किलोमीटर का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है USBRL का, उधमपुर श्रीनगर बारामूला का, वह बन करके तैयार हो गया है और अब यह राष्ट्र को समर्पित किए जाने के लिए भी रेडी है। तो हम लोग भी अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। नेशनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी देखें तो कश्मीर घाटी जो है वह देश की जो बाकी हिस्सों की जो रेलवे की जो नेटवर्क है उससे जुड़ जाएगा और इससे कश्मीर तक शेष भारत से पहुंचना आसान हो जाएगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर गुजरात के भरूच के मुस्लिम समाज में काफ़ी खुशी है और भरूच के हनीफ पटेल का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून से देश के मुसलमानों को काफ़ी लाभ होने वाला है। वक्फ बिल जो पसार हुआ है इसी वजह से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है। मैं नहीं बोलता, ये हिंदुस्तान का टॉप का मौलाना रजवी साहब, साहबुद्दीन रजवी साहब बोल रहा है। उसने बोला है कि मुस्लिमों को सिर्फ डराने के लिए ये विपक्ष है, नहीं कि उसको कोई आश्वासन देता है। आज तक उन लोगों ने मत की राजनीति खेला है और वो मत की राजनीति के लिए ही ये कर रहा है। वक्फ से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं है।
और वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर सोमवार को विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की गई। कलश स्थापना का शुभ कार्य सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और 10:15 पर शिखर पर कलश की स्थापना पूरी हुई। नई दिल्ली के लाल किला परिसर में विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी किया गया और इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपसभापति ने कहा कि इतिहास के प्रेरक प्रसंगों से सभी को प्रेरणा मिलती है। अनोखे आयोजन के लिए पुनः देश की स्मृति में नए ढंग से विक्रमादित्य के लिए जो हमारी रगों में बसे हैं उनकी स्मृतियों को ताजा कराने के लिए इस आयोजन के लिए जितनी भी बधाई दी जा सके माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उन्होंने सही समय पर यह संकल्प लिया कि यही समय है, सही समय है, यह विश्व में दुनिया में भारत का समय है जब हम याद कर रहे हैं अब विक्रमादित्य जी को। यह किस रूप में वो न्यायप्रिय शासक थे, उनका शासन काल कैसे न्याय, धर्म, कला और संस्कृति के लिए मशहूर रहा। और वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के नाट्य से भारत के महान योद्धा की प्रेरक कहानियां पूरे विश्व पटल में पहुंच रही हैं। भारत के इतिहास के सबसे कुशल शासकों में हमारे अपने सम्राट विक्रमादित्य के स्मृति में जो यहाँ महानाट्य का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सम्राट विक्रमादित्य को आज राष्ट्र पटल पर लाया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों पर हम विश्व पटल पर भी ले जाएंगे। डीएमके नेत्री प्रेमलता विजयकांत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पति स्वर्गीय कैप्टन विजयकांत को याद करते हुए एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि कैप्टन विजयकांत तमिल सिनेमा और राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री सहित कई लोगों का प्यार और सम्मान अर्जित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हमेशा एक राजनीतिक सहयोगी से बढ़कर माना। वे उन्हें प्यार से तमिलनाडु का शेर कहते थे और उनकी बीमारी के दौरान बड़े भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। उनका रिश्ता सच्चे स्नेह और आपसी सम्मान पर आधारित था। ये एक ऐसी दोस्ती थी जो राजनीति से परे थी। और वहीं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके नेत्री प्रेमलता विजयकांत की पोस्ट को साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र कैप्टन विजयकांत बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति थे। हम दोनों ने कई वर्षों तक साथ मिलकर काम किया। समाज के लिए उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए सभी पीढ़ियां उन्हें याद करती हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर युवाओं में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से बाबा साहेब के जीवन पर एक नाटक का मंचन हुआ। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कार्यक्रम के संयोजक दिलीप कुमार ने बताया कि उन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी। इस अवसर पर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे ताकि समाज में जागरूकता आ सके। बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संघर्ष किया था उनकी व्यथाओं को और जो चीज़ें और थी उसके विषय में हमने यहाँ उसको प्रदर्शित करने का कार्य किया है। बाबा जी के जीवन शैली के बारे में बताने के लिए कार्य किया है। उसी से संबंधित है हमारा कार्यक्रम है। बाबा साहब जैसा कि आप लोग जान ही रहे और हमारा समाज भी जान रहा है कि बाबा जी कितने समाज सुधारक और क्रांतिकारी थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज और हम लोग की पहल है कि हर एक साल ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें बच्चे से लेकर सभी सारे समाज इस बाबा साहब के कृतियों और जो भी समाज सुधारक चीज़ें बातें की हैं उसको समाज जाने।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बाबा साहेब प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित समावेशी समाज को लेकर काम किया और आज वैश्विक स्तर पर बाबा साहेब सामाजिक समरसता और न्याय के प्रतीक बन चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन मात्र नहीं थे, बल्कि वे संविधान के मुख्य शिल्पकार, भविष्य दृष्टा, दूरदर्शी समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, कितने तरह की संज्ञाओं से उनको संबोधित किया जाए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। बाबा साहब का कद आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि मात्र कुछ सीमाओं में न बंधे रह करके आज वैश्विक स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समता, समानता, समरसता के रूप में किसी नेतृत्व को अगर जाना जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। और वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अंबेडकर पूरे देश के हैं, उन्हें किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बाबा साहेब का विश्वास ही था कि समाज में जैसे ही समानता आएगी, स्वतंत्रता अपने आप ही आ जाएगी। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन शब्द थे। संविधान सभा में भी इसकी चर्चा हुई और इक्वलिटी ला करके उन्होंने कहा, संदेश देने की कोशिश की कि समाज में हर क्षेत्र में समानता आनी चाहिए और जैसे ही समानता आएगी ये लिबर्टी, स्वतंत्रता सुरक्षित हो जाएगी और असमानता रही तो दिक्कत रहेगी, ये भी उन्होंने चेताया। और नागपुर में रेशम बाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्मृति भवन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में महाराष्ट्र SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष और अनेक स्वयंसेवक उपस्थित रहे थे। इस मौके पर महाराष्ट्र SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब के विचार देश की धरोहर हैं। आज पूरा विश्व उनका अभिवादन कर रहा है। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने भी अपने विचार रखे। पूरे देश में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक नेताओं के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती में भाग लिया और उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। तंजानिया में भारतीय उच्चायोग दार एस सलाम में बाबा साहेब अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई और इस अवसर पर भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भारतीय उच्चायुक्त विश्वदीप डे ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके महान योगदान को याद किया। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के बैनर तले वर्तमान में तैनात भारतीय बटालियन ने पदक दिवस परेड की मेजबानी की। समारोह में सैनिकों की सेवा और समर्पण का सम्मान किया गया। इस दौरान शांति में योगदान के लिए कुल 821 भारतीय सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल विकास शिवराण ने किया, जिन्होंने भारतीय सेना के भीतर सैन्य नेतृत्व के उच्च मानकों का उदाहरण देते हुए सटीकता और गरिमा के साथ औपचारिक कार्रवाई की कमान संभाली। इस कार्यक्रम में लेबनान में भारत के राजदूत महामहिम मोहम्मद नूर रहमान शेख, यूनिफिल सेक्टर ईस्ट कमांडर शामिल हुए। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान किया। टीम की कप्तानी सलीमा टेटे करेंगी और उप कप्तान नवनीत कौर होंगी। टीम में ज्योति सिंह और सुजाता कुजूर जैसे नए चेहरे भी शामिल हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में पहले 2 गेम में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया ए से होगा। इसके बाद सीनियर ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ 3 मैच खेले जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इस बार बिहार की मेजबानी में सामने होगा और इसी कड़ी में सोमवार को लोगो और शुभंकर का अनावरण भी किया गया। बिहार में ये खेल पहली बार आयोजित होंगे और इस खेल का आयोजन बिहार में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा देगा। युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे लाने में भी मददगार साबित होगा। खेल की पृष्ठभूमि पर बिहार अब एक और नया अध्याय खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तौर पर लिखने के लिए तैयार है। सोमवार को इस कड़ी में इन खेलों के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित भव्य समारोह में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस आयोजन के शुभंकर गज सिंह को रिमोट के माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया और खेलो इंडिया मशाल गौरव यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक बिहार के 5 जिलों पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का एक बेहतर अवसर मिलेगा, जो उन्हें आगे के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। यही नहीं, ये आयोजन बिहार में मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।